कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी 3 बड़ी शक्तियों की, पालास, प्रतेहाराज और राष्ट्रकूट। आज हम बात करेंगे वो शक्ति की जो कि राष्ट्रकूट के एकदम बगल में थी। मैंने आपको बताया था कि पल्लवाज और चालुक्यास के बाद में उनका जितना भी एम्पायर था वो 2 शक्तियों के बीच में बट गया था, एक राष्ट्रकूट और एक चोला। चोला एम्पायर की कहानी कुछ इस तरह से है कि ये पहले फ्यूडिटरीज होते थे, यानी कि सामंत होते थे कहाँ, पल्लवास के नीचे। उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे करके अपने जो क्षेत्रफल था उसको बढ़ाया, अपने एम्पायर को इन्होंने इस्टेब्लिश किया, आगे बढ़ाया और भारत में एक अपनी अलग नई पहचान बनाई। इसके बाद में इनकी पहचान इनकी कला और इनके आर्किटेक्चर से भी होती है। बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं इन्होंने तमिलनाडु में, और जो नटराज की मूर्ति भी आप देखते हैं वो भी इन्हीं की देन है। इतना सुंदर स्कल्पचर इनका रहता था, इतनी सुंदर इनके ज़माने में पेंटिंग रही है, इतना सुंदर इनका आर्किटेक्चर रहा है कि मुंह से बयां नहीं किया जाता। इसके अलावा ताकत में भी किसी से कम नहीं थे। इन्होंने आर्मी बनाई थी, आर्मी भी ऐसी नहीं कि जो उस समय थी सभी राजाओं की उसी तरह से। अरब से घोड़े मंगाते थे ये लोग, और घोड़े भी अरबी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पे आते थे। उसके अलावा इंगेजमेंट किस तरह से हो आर्मी का मैं आपको बता दूं, 70 रेजिमेंट थी इनकी आर्मी में। और नेवी को पूरे भारत में अगर किसी ने पहली बार एस्टेब्लिश किया तो वो यही थे। आप ज़रूर सुनते होंगे नाम टीपू सुल्तान का, जिन्होंने नेवी पे फोकस किया था, क्योंकि जानते थे भारत का जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत की कोस्ट लाइन है, और अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अपनी नेवी मजबूत करनी पड़ेगी। नेवी आपकी मौजूद नहीं होगी तो आप समुद्री लुटेरों से कभी भी लूट सकते हैं, और अगर आप नहीं लूटेंगे तो आपके लिए व्यापारी आ रहा है वह लूट सकता है। उसकी सुरक्षा अगर आपको मुहैया करानी है तो उसके लिए आपको नेवी डेवलप करनी पड़ेगी, जो इन्होंने की, और वो आप अपने इस नक्शे पर देख सकते हैं। इनका जो साम्राज्य है वो यहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। इसके बाद में जितने भी हैं वो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये जो आप हरे कलर में देख रहे हैं वो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ से व्यापार करते थे वो देखिए कहाँ है, इंडोनेशिया होते हुए चाइना के और जापान तक लगभग यह हिस्सा जाता था। तो इस तरह से इन्होंने खुद को डेवलप किया और इस तरह से ये एक महान एम्पायर बनी। ये जानते हैं इसके कौन से राजा थे जिन्होंने इस एम्पायर को खड़ा किया और किस तरह से ये एम्पायर नीचे गिरी। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि सूरज उगा है तो अस्त भी होगा, तो उसी तरह से इस एम्पायर के साथ भी हुआ होगा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, यह एस्टेब्लिश कैसे हुई और इतना प्रसार कैसे कर लिया किसी ने, यह भी आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके राजाओं की लिस्ट क्या है और कैसे कैसे कौन कौन राजा इसमें रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला नाम आता है नेम ऑफ चोला किंग्स में विजयलय चोला का। देखिए विजयलय चोला जो थे इन्होंने इसको इस्टेब्लिश कर दिया था 848 एडी में। इसके बाद में आदित्य बनाए, उसके बाद में परंतका चोला, गधरादित्य चोला, अरिंजय चोला, सुधार चोला, उत्तम चोला, राजराज चोला और राजेंद्र चोला। बस। अब मैंने बस इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ के बाद में एक लकीर खिंच जाती है। लकीर क्यों? देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश को देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देश देता है। बात गहरी है, इसका मतलब समझिए। आप देश को क्या दे रहे हैं और देश से आप क्या ले रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। अंतर कुछ आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे मुगलों की जब बादशाहत थी भारत पर, तो आपके जहांगीर तक तो आप लोगों ने दिया भारत को या अपने देश को। औरंगजेब तक आप मान सकते हैं कि आपने तब तक देश को दिया और अपनी जो एम्पायर थी उसको इस्टेब्लिश उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद में जितने भी मुगल आए, इनको हम लेटर मुगल कहते हैं, वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे, उन्होंने अपनी डायनेस्टी से लिया। तो कुछ इसी तरह का यहाँ पे हुआ चोलास के भीतर भी कि राजेंद्र चोला प्रथम तक, और कुछ लंबी भी लिस्ट आ सकती है, कुछ लोग मुझसे हो सकता है एग्री ना करें, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट और जो मजबूती ये ऊपर के कुछ 5-7 राजाओं ने दी है वो इन नीचे के राजाओं ने उस तरह की नहीं दी। अन्यथा जो पूरा भारतवर्ष था कायदे में चोलास के पास वो सभी चीज़ें थीं जिस पर वो एक छत्र राज कर सकते थे। उनके पास नेवी थी, उनके पास आर्मी थी, उनके पास कैपेबिलिटी थी, उनके पास में कला थी, उनके पास में शिक्षा थी, सब कुछ था इनके पास में। लेकिन फिर भी ये कुछ ही हिस्से तक सीमित रह गए। कारण मैं हमेशा कहता हूँ लीडरशिप हमेशा आपको आगे लेके जाएगी या पीछे लेके जाएगी। अगर आपके नेता अच्छे हैं, राजा अच्छा है, राजा में हिम्मत है, तो वह आपको युद्ध जिताएगा ही जिताएगा, और वह आपका एम्पायर जो है उसको एस्टेब्लिश करके मानेगा। लेकिन सभी के भीतर यह नहीं होता, हमने पिछले भी देखा है। तो इसमें भी आज हम 4 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, विजयालय चोला, आदित्य, राजेंद्र चोला फर्स्ट और राजराज चोला फर्स्ट। इन चारों ही राजाओं के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये चारों अति महत्वपूर्ण हैं आपके लिए।
और पढ़ेंगे इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में और जानेंगे कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो काफ़ी ज़्यादा खास रहा है वह किस तरह का था। तो देखते हैं। और सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो इनके पहले राजा जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, जिनका नाम है विजयालय चोला। और इसके जो फाउंडर हैं डायनेस्टी के, वो पल्लवास के यहाँ फ्यूडेटरी थे, ऐसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। सामंत थे ये उनके यहाँ। और सामंतवाद की मैं आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि सामंतवाद भारत में हर्षवर्धन के टाइम से ही एस्टेब्लिश होना शुरू हो गया था। अब ये सामंत होता क्या है, मैंने कहा था इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ आके डिस्कस करना चाहता था। सामंत ऐसी एक चीज़ होती है जो एक समय आके राजा से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है अपने उस हिस्से में। आप यह समझ लीजिए कि आपने किसी को एक शहर दे दिया कि आप इसके रख रखाव करेंगे, उसको आपने पावर्स भी दे दी। कई बार वो पावर इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इतनी मजबूत होती हैं कि राजा का भी उस पर एक छत्र राज नहीं रहता। यह सामंतवाद की ही देन थी कि ये वापस एस्टेब्लिश हुए। और सामंतवाद की ही देन थी कि जब मुग़लों के टाइम पे, मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री में, मुर्शिद कुली खान के समय पर बंगाल आज़ाद हुआ। उधर निज़ाम जो थे हैदराबाद के, उन्होंने हैदराबाद को आज़ाद करा दिया। ये सामंतवाद की ही तो देन है। तो सामंतवाद क्या है कि जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया का एक राजा होते हुए किसी को मालिक बना देते हैं, आप हालांकि उसको अधिकार देते हैं वहाँ की प्रजा के भले के लिए, लेकिन अगर वह उनका मिसयूज़ करे तो वह वहाँ का स्वयंभू राजा बन सकता है या वहाँ का मालिक बन के रह सकता है, जैसा इन्होंने किया भी। तो फ्यूडेटरीज थे ये पल्लवास के। उसके बाद में इन्होंने कैप्चर कर लिया क्या, एक छोटी सिटी जो कि उस समय अगर पूरे समाज के तौर पर देखूं तो काफ़ी छोटी है। ये देखिए पल्लवास के साम्राज्य में इतनी सी सिटी थी तंजावुर, ठीक है। इसमें इसका नक्शा देखूं तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा है। एक और बार आपको दिखा दूं, ये सिर्फ नक्शा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा है। और इसके बाद में ये आगे बढ़ते ही चले गई। देखिए एक जगह जब आप अपने कदम जमा लें ना, तो उसके बाद में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। वही इन्होंने किया, इसीलिए आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं। सोलेश्वरा नाम का एक टेम्पल है नरतामल्लई पुडुकोट्टई में, वो इन्होंने बनाया है। अब पूछेंगे यह कहाँ है, तो यह भी तमिलनाडु के भीतर है। चोलास की जितनी भी खास बातें हैं ज़्यादातर सभी तमिलनाडु के भीतर ही हैं। अगला नाम आता है आदित्य फर्स्ट का। इन्होंने अपना नाम रख दिया था कोडांडरामा। और सन थे विजयलय के, जैसा कि हम जानते हैं राजा के बाद राजकुमार आता है। और चोला डोमिनियन जो था इन्होंने इसको बढ़ाया, किस तरह से कॉन्क्वेस्ट की इन्होंने पल्लवास के साथ में, और वेस्टर्न गंगा के जो किंगडम थे उनको इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, उनको हरा दिया और उनके जो राज थे उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। नक्शे से ही आपको पता चल जाएगा, मैं कहता हूँ नक्शा पूरी कहानी कह देता है। तंजावुर नाम की सिर्फ एक सिटी थी पहले, और अब कितनी हो गई है ये आप देख सकते हैं। ग्रे कलर का जितना भी एरिया है यहाँ पर, वो इनकी अब टेरिटरी हो चुकी थी। बढ़ गया। मैंने कहा था कि जब आपके कदम जम जाएं किसी जगह तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वहाँ से आगे कैसे जाएं उसके बारे में सोचना चाहिए, तब आप महान बनते हैं। और वही महानता का काम आदित्य फर्स्ट ने किया। इनके पिता ने वहाँ कदम जमाए थे तंजावुर में, और इन्होंने आके उस एम्पायर को आगे बढ़ा दिया, एस्टेब्लिश कर दिया, प्रसार कर दिया। आदित्य फर्स्ट की, आदित्य चोला फर्स्ट की यह कहानी है। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में आते हैं आपके राजा प्रथम, जिन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया है तंजावुर में। ये बृहदेश्वर टेम्पल काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है पूरे के पूरे भारतवर्ष में। आप सोच सकते हैं उस समय भी इस तरह की बिल्डिंग बना देना, जो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा मैंने जैसा कहा कि इनके समय पे जो संगीत था, जो कला थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर हुई थी। अप्पार, सबंदर और सुंदरार ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पॉइंट हैं। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है भारत का, तो फिर आपको पता होगा ये तीनों के तीनों नाम साउथ के जो पॉइंट हैं उनमें कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इन्वेड किया था और एनेक्स किया था श्रीलंका को। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो श्रीलंका पर ही कब्जा कर लिया, जैसा कि आप अपने नक्शे में ये देख सकते हैं। प्रसार कहाँ तक हो गया है ये देखिए, और उसके बाद में कोऑर्डिनेट्स कहाँ तक पहुँच गए हैं ये भी देख लीजिए। राजा ने इसका सबसे बेहतरीन जो है एक्सपेंडिशन किया था। इसके बाद में बताऊँगा राजेंद्र ने भी काफ़ी अच्छा किया था, लेकिन जिस तरह से राजा ने इसको सेटअप कर दिया, क्योंकि कई बार इनसे पहले के जो राजा आए थे वो इतना कुछ खास कर्तव्य नहीं दिखा पा रहे थे जितना कि स्टार्टिंग के दौर ने दिखाया था। तो उसके बाद में फिर से इन्होंने इस्टेब्लिश किया राजा ने। इसीलिए मैं कहता हूँ लीडरशिप क्वालिटी इंसान को कहीं से कहीं लेके जा सकती है, इसमें कोई भी किसी के भीतर शंका नहीं होनी चाहिए। श्रीलंका की अगर मैं बात करूँ तो गोविंद थर्ड नाम के, पिछली वीडियो हमने जो राजा पढ़े थे गोविंद थर्ड, उन्होंने भी श्रीलंका पे आक्रमण किया था।
वहाँ से वो लोग क्या किया था उन्होंने कि वहाँ से मूर्ति उठा के ले आए थे और मूर्ति को अपने महल के दोनों तरफ लगा दिया था पिलर के तौर पे, और ये दिखाया था कि मैं जीत के आया हूँ श्रीलंका को। तो श्रीलंका को तब भी आप जानते हैं हमारे यहाँ भारत में जितने मौजूद राजा रहे हैं आसपास के किसी भी क्षेत्र में इतने मौजूद राजा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी आर्मी मौजूद रहती थी, हमारे पास एफर्ट ज़्यादा रहता था और हम लड़ाके हमेशा से अच्छे रहे हैं, यह सभी जानते हैं। और अंग्रेज़ों तक यह बात काफ़ी ज़्यादा फेमस थी कि अगर इन्हें हमने इंडिविजुअली और बिना तोड़े मोड़े इनको अलग अलग करके नहीं लड़ा तो फिर ये हमें कभी जीतने नहीं देंगे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने बांटो और राज करो की नीति का फैसला किया, अन्यथा तो कोई हमसे डायरेक्ट आके भिड़ ले कभी भी, हमने कभी भी कोई अगर हमसे बिना तोड़े किसी ने हमसे लड़ी है तो हमने हमेशा उससे युद्ध जीते हैं, इतिहास गवाह है उसका। चाहे सभी जगह राजपूत मिलकर लड़े हों या चाहे किसी भी जगह पर जो साउथ की सेनाएं हैं वे मिलकर लड़ी हों, हमेशा जीते हैं। यही तो भारतवर्ष की खूबी है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम एज अ भारत जिएँ, यानी कि सभी लोग मिल बांट कर जिएँ, सभी लोग आपस में एक दूसरे का साथ दें, यह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक पेंटिंग मैंने यहाँ पे लगाई है जो कुरुवरार जो थे इनके साथ में इनकी जो एक बृहदेश्वर टेम्पल जिसे कि राजराजेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है, उनकी जो पोर्ट्रेट उनका लगा हुआ है। इनके गुरु में इनकी काफ़ी श्रद्धा थी, ईश्वर में काफ़ी श्रद्धा थी। बृहदेश्वर टेम्पल अगर आपको नहीं पता भगवान शिव को डिवोटेड है। उस ज़माने में कई बार आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इस तरह के टेम्पल बनाने की राजाओं को ज़रूरत क्या होती थी, जो कि काफ़ी बड़े टेम्पल होते हैं, इतने आसान नहीं होते, लेकिन उनको बनाने की आखिर क्या ज़रूरत होती क्या थी, यह भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न के अलावा आपको उत्तर देने में यह सिर्फ होना चाहिए कि राजा सिर्फ 3 कारणों से किसी मंदिर को या मस्जिद को बनवाते थे। पहला ये कि उनका इंडिविजुअल ऐसा मानना होता था कि हमारी इस ईश्वर में श्रद्धा है तो हम इसको बनवा दें, उसमें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी, ऐसे ही नहीं कि किसी ने डिसाइड किया और वह टेम्पल बन गया। दूसरी चीज़ ये कि जब भी मान लीजिए राजा के ऊपर से प्रजा का अगर विश्वास खो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर भी मंदिरों ने काफ़ी बेहतर एक योगदान दिया है पुराने समय में। इसीलिए राजा मंदिरों को भव्य बनवाते थे क्योंकि लोगों की उसमें अटूट श्रद्धा होती थी। कई बार मान लीजिए राजा से किसी बात से रुष्ट भी चल रही है प्रजा, तो मंदिर में जाकर अगर वह बात कही जाए क्योंकि मंदिर में श्रद्धा है और मंदिर में अगर वह बात होगी तो फिर उसमें राजा के प्रति श्रद्धा भाव फिर से जागेगा। तीसरी चीज़ होती थी कि हमें शान शौकत है वह दिखानी है, शान शौकत के लिए भी इसी तरह से यहाँ पे काम किया जाता था। तो ये 3 ही कारण हैं इनकी वजह से भव्य और सुंदर मंदिर बनाए गए। हालांकि ये इसका भी एक साक्ष्य है कि अगर आपके पास कला है, यानी कि अगर आप प्रॉस्पर हैं ज़्यादातर जगह, तो ही आपको ये मंदिर वगैरह देखने को मिलेंगे, वरना जिसके पास रोटी नहीं होगी खाने को वो मंदिर वगैरह क्यों बनवाएगा। उसकी तो सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि मेरी प्रजा भूखी है, उसके पेट में अन्न का दाना कैसे डालूँ। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं राजेंद्र प्रथम को। राजेंद्र प्रथम जिन्होंने नई कैपिटल बनाई थी गंगईकोंडा चोलापुरम, तमिलनाडु के भीतर, और गंगईकोंडा चोला का नाम इन्होंने एक टाइटल जो था वो ले लिया। डिफीट किया इन्होंने महिपाल को। महिपाल जानते हैं आप कौन थे, और पाला के किंग थे, बंगाल बिहार में ये प्रॉस्पर थे। मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है उसको जाके अभी देखें। उन्होंने 16 माइल लॉन्ग यानी कि 16 मील लंबी एक और 3 मील चौड़ी, समझ सकते हैं आप, 16 मील लंबी और 3 मील चौड़ी एक आर्टिफिशियल लेक बनाई जो कि लार्जेस्ट मैन मेड लेक है भारत की। सोच सकते हैं आप, 16 मील लंबी और 3 मील चौड़ी इस तरह की। और इन्होंने वाइप आउट कर दिया किन्हें, चेर को और पांड्यंस को। देखिए चेर और पांड्यन कौन है, मैंने आपको पढ़ाया था अशोका के टाइम पर 3 ही डायनेस्टी थी जो साउथ में प्रॉस्पर थी, एक चोल, चेर और पांड्य। चोल ये खुद, बचे कौन, चेर और पांड्यंस, उनको इन्होंने हरा दिया और रीच कर गए ये कहाँ तक, कलिंग और बंगाल तक। कलिंग कहाँ है, मैंने आपको पिछले में ही बताया था, उड़ीसा आज का जो है, और बंगाल कहाँ है। इसीलिए मैंने कहा था देखिए राजा का जो साम्राज्य था वो कुछ इस तरह से जा रहा था, और इनका जो साम्राज्य है इन्होंने थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा के सब कुछ पे कब्जा करके ये आगे थोड़े से बढ़ गए थे। राजेंद्र प्रथम भी काफ़ी ज़्यादा महान राजाओं में गिने जाते हैं, और राजा और राजेंद्र प्रथम की ही देन थी कि चोला एम्पायर इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ और अनेकों साल तक इन्होंने फिर इस पर राज किया। क्योंकि जब आपके पास इतनी बड़ी एम्पायर हो जाए, आपके इतने सारे मित्र हों, जैसा कि आप नक्शे पर देख सकते हैं, तो फिर आपको कुछ और ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से चैन की रोटी खा सकते हैं और अपने जो मंदिर बनवाना है या ये करवाना है, आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देना है, वो सभी काम आप आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने किया भी। इतनी लंबी चौड़ी लेक बनवाने के लिए क्या पैसा नहीं लगा होगा, मजदूर नहीं लगे होंगे,
और उनको आपने अगर डील आउट किया है, इसका मतलब आपके पास पैसा रहा होगा, प्रॉस्पेरिटी जो है वह रही होगी। तो वो सभी चीज़ें हैं। ये देखिए उन्होंने एक मंदिर बनवाया है, जैसे गंगईकोंडा चोलापुरम में, जैसे गंगईकोंडा चोलापुरम का मंदिर कहा जाता है, तमिलनाडु के भीतर है। काफ़ी भव्य इसकी बिल्डिंग है, काफ़ी सुंदर इसकी बिल्डिंग है और काफ़ी सुंदर जो प्रतिमाएं हैं यहाँ पर रखी हुई हैं, काफ़ी सुंदर जो इसका आर्किटेक्चर है, जो इसमें स्कल्पटिंग की गई है, एक एक जो आप देख सकते हैं 3D स्ट्रक्चर उस ज़माने में बनाया जाता था पत्थरों को तराश के, बहुत सुंदर है। कभी आपको मौका मिले तमिलनाडु में इस मंदिर को देखने और बृहदेश्वर टेम्पल को देखने के लिए ज़रूर जाएँ। बात करेंगे अब इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। देखिए पल्लवा जो स्टाइल थी आर्किटेक्चर की, उसमें सेंक्टम किया जाता था चोला एम्पायर को। ये देखिए इसमें आप जो देख रहे हैं ये जो है ये है बृहदेश्वर टेम्पल, देख सकते हैं कितना ऊंचा बनाया गया था, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा टेम्पल है। और उस ज़माने में कहा जाता है कि उसकी उतनी ऊंचाई तक पत्थर ले आने के लिए काफ़ी लंबी किलोमीटर्स तक जो एक लाइन बनाई जाती थी और उस ऊंचाई तक उसको स्लोप के तौर पर इस तरह से लेके आया जाता था। फिर इस पर लोग चढ़ते थे सामान लेकर और इस पत्थर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा जाते थे, यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर चल के, और तब जाके ये लंबे लंबे शिखर आपको दिखते हैं मंदिरों के ऊपर वो बन पाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत लगती थी, और मेहनत लगती थी इसके साथ हम समझ सकते हैं पत्थर लगेगा और पैसा भी लगेगा, हाथी लगेंगे, सभी चीज़ इस तरह की इसमें लगती हैं। और सभी चीज़ होती थी इसके भीतर, शिखर होता था, कलश होता था। मैं कभी आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ाऊँगा, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊँगा, तो मैं आपको ये सभी चीज़ें डिटेल में किसी दिन बताऊँगा। इनका गौर, अगर आपने तंजावुर पेंटिंग का नाम सुना हो कभी भी, तो तंजावुर पेंटिंग की एक खासियत होती है, आज भी अगर आप जो तस्वीरें देखते हैं जिसके ऊपर मूर्ति का चित्रण होता है, यानी कि ये तस्वीर होती है सादा और उसके ऊपर ऑर्नामेंट्स बना दिए जाते हैं सुनहरे रंग के, उसको बोलते हैं तंजावुर पेंटिंग। और वो इनकी खासियत रही है चोला की, उन्हीं के टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा फैली और फूली है। तो उस तरह का जो स्कल्पचर था, उस तरह का जो ऑर्नामेंटल वर्क था, जो गहने उन मूर्तियों के ऊपर लगाने हैं या तस्वीरों के ऊपर लगाने हैं, उस पर इनका खासा जोर रहता था। आगे देखते हैं अगली लाइन क्या है, अगली बात क्या है इनके बारे में। अगली बात है नटराज का जो स्कल्पचर है। देखिए ये जो बनाए गए थे उस समय भी, तो वैक्स वाली जो टेक्निक होती है उसी वाली टेक्निक से बनाए गए थे। पहले आप मोम लेते हैं, मोम के ऊपर मिट्टी लपेटते हैं, उसके बाद हम पिघला के मोम को बाहर निकाल देते हैं। मोम को बाहर निकालने का उसी सांचे के भीतर आप मेटल को भरते हैं, उस तरह से मूर्तियाँ बनती हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर हुई थी इनके टाइम पे। ईश्वर में जो श्रद्धा भाव थी उनकी रही थी। नटराज की मूर्ति काफ़ी ज़्यादा फेमस है और पूरा विश्व जानता है इस मूर्ति की ताकत क्या है। इस मूर्ति में वो सब कुछ है जो कि आपको जीवन के लिए चाहिए। इस मूर्ति के भीतर धैर्य है, इस मूर्ति के भीतर आक्रमण है, इस मूर्ति के भीतर ज्वाला है, सब कुछ है इस मूर्ति के भीतर। जीवन का सार है और किस तरह से इंसान को जीवन जीना चाहिए उसके बारे में सब कुछ है बताती है। इस मूर्ति में अगर आपको नहीं पता, नीचे एक डेमन भी होता है जो कि अहिंसा, जो कि हिंसा का प्रतीक होता है, जैसे कि शिव अपने एक पैर से मार रहे होते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं, हर एक चीज़ का एक अलग मतलब है इस मूर्ति के भीतर। मैं आपको पढ़ाऊँगा ज़रूर जब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊँगा। इसके अलावा एक विष्णु जी की मूर्ति है काफ़ी सुंदर, जिसे वैष्णव टेम्पल के अंदर लगाया गया था। और सीन्स जो हैं महाभारत और रामायण के, वो भी अपने मंदिरों पर इन्होंने उकेरे हैं और पेंटिंग्स के अंदर भी उनको देखा जा सकता है बड़ी ही आसानी से। अगली बात है यहाँ पर जो चोलास हैं उन्होंने एक्सील कर दिया पल्लवास को आर्ट ऑफ पोर्ट्रेट मेकिंग में। बेहतरीन तरह की, जैसे मैंने आपको कुरुवरार और ये जो आपकी राजराजा प्रथम की जो पेंटिंग है वो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, इसी तरह की कई सारी पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई थी। और कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे पाई गई हैं कोरंगनाथ टेम्पल और नागेश्वर स्वामी टेम्पल में। तो आप अगर कभी जाएं या गूगल पर सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर और बेहतरीन तरह की ये पेंटिंग्स हैं। इसके अलावा जो पेंटिंग की जो बात फैली है वो राजराज और राजेंद्र के टाइम पर ही सबसे ज़्यादा फैली है, क्योंकि मंदिरों में अगर आप पेंटिंग को बना देंगे तो उसको कोई हटाएगा नहीं, वह बनी रहेगी जब तक मंदिर रहेगा तब तक वह पेंटिंग रहेगी। यह सोच भी होनी चाहिए इंसान के भीतर, और वह सोच उनके भीतर थी किस तरह के फिगर बनाए जाएँ। राजा और महारानी होती थी उसके भीतर, कई बार अकेले राजा होते थे। राजा गुरु की मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। रामायण महाभारत के जो सीन है उनकी पेंटिंग की जाती थी और सुंदर तरीके से की जाती थी, ऐसी बात नहीं है। फ्रेस्को पेंटिंग अगर आपने नाम सुना हो तो फ्रेस्को पेंटिंग से ज़्यादातर सारी की सारी पोर्ट्रेट में भी बता चुका हूँ, जिसमें इंसान का चित्रण किया जाता है। और फ्रेस्को पेंटिंग अलग तरह की, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। म्यूज़िक डांस भी इनके समय पर काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉस्पर हुआ था और काफ़ी ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं 27 पन से और 7 अल्फ़ाबेट्स, यानी सारे गामा पादा निसा। तो उसमें ये 7 सुर और 27 पन थे। और डांस में कथकली, भरतनाट्यम और कुंभा कोनम, ये
कुंभकोणम क्या है, ये आपने नया नाम सुना होगा। देखिए कुंभकोणम वह डांस है जिसमें शिव जी जो नटराज में पोज लेते हैं ना, तांडव, उस तरह के पोज इस वाले डांस में होते हैं और इसे आगे बढ़ाया गया। 3 तरह के ड्रामा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखे गए थे, जिसमें मैंने यहाँ पर 2 का नाम लिखा है, एक है कूतूस और एक है राजराजेश्वर नाटक। तो दोनों ही नाटक काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और वर्ल्ड हेरिटेज स्तर के हैं, पुराने हैं, आप जानते हैं, तो आपका वर्ल्ड हेरिटेज है कल्चर के मामले में ये है। अगली बात कर देंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है चोलास का, वो डिवाइड हुआ था सेंट्रल प्रोविंसेस में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। यानी जैसा कि आप स्तर आज भारत में देखते हैं वैसा ही वो उस जमाने से करे आ रहे हैं। और जब पता कैसे चलता है हमें, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन नाम का एक इंस्क्रिप्शन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी में यह लिखा हुआ है कि 3 तरह की गवर्नमेंट होती थी उस जमाने में भी चोलास पर, और उसी तरह से वो लोग क्या करते थे, राज करते थे। जो अगली बात है उसको देखते हैं अब। तो अगली बात कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हेड किया जाता था किसके द्वारा, राजा के द्वारा। उसके युवराज होते थे, मंत्री होते थे, और किंगशिप जो थी वो उसी तरह की चली आई थी, जैसा कि हमने अकबर के टाइम पर देखी, जैसा हमने अशोक के टाइम पर देखी, जैसे कि हमने हर्ष के टाइम पर देखी, जैसे हमने गुप्तास के टाइम पर। यानी भारत का वही रहा खेल, यानी कि राजा होगा, राजा के बाद में राजकुमार होगा, उसके कुछ परिवारीजन होंगे और मंत्री होंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। जो इनका रॉयल एम्बलम था वो क्या था, टाइगर के झंडे पर जो एक चित्र लगा रहता था उसमें टाइगर आपको देखा जा सकता था। अगली जो बात है वो है कि मंडलम, इनकी ये प्रोविंस जो होती थी उसको मंडलम बोलते थे ये लोग, और उसको डिवाइड किया जाता था कोट्टम और वालानाडूज में। वालानाडूज में इसको डिवाइड किया जाता था, उसके बाद में उनको भी सब डिवाइड किया जाता था नाडू के भीतर। उसके बाद में फर्दर डिवाइड किया जाता था विलेज को उर में, और जो कार्यकाल था इनका उनको भी उस समय ग्राम सभा संभालती थी। आज भी आप देखते हैं ग्राम सभा है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, लोकल गवर्नमेंट के भीतर ही आती हैं। उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके ऊपर फिर केंद्र सरकार है। तो उस ज़माने में भी, आज से लगभग 1000 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, उस ज़माने में भी देखिए इन्होंने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत महान है। भारत महान यूँ है कि हमेशा से आगे की सोच इनकी रही है। अगली बात है वो इनकी आर्मी और नेवी को लेकर। मैं आपको बता चुका हूं कि 70 रेजिमेंट थी इनकी आर्मी में, उनको बढ़िया तरीके से इन्होंने, काफ़ी सुसज्जित तरीके से इन्होंने उससे काम लिया है। हथियार अच्छे दिए थे, बढ़िया लड़ाके थे। आप सोच सकते हैं किसी के पास में छोटा सा तंजावुर हो और वो पूरे के पूरे पल्लवास को घेर ले, राष्ट्रकूटास को घेर ले, पालास को हरा दे। इतने प्रोमिनेंट राजा रहे हैं, उनके पास भी प्रोमिनेंट सेना रही हैं, उनको भी कोई हरा दे तो उसकी जो सेना है, उसकी जो नेवी है, उसको आप कम नहीं आंक सकते। इसीलिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। देखिए, और आप नए कैसे होंगे, घोड़े और हाथी में क्या अंतर है अगर आपकी सेना के भीतर वो है। घोड़े और हाथी में सिर्फ इतना अंतर है कि अगर आपके पास में हाथी है, उसकी पावर तो ज़्यादा है लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है। कुछ इस तरीके से है कि अगर आपके पास नोकिया 3310 है और आपके पास में भी सैमसंग का मान लीजिए कोई लेटेस्ट 4G टेक्नोलॉजी या 5G टेक्नोलॉजी का भी मोबाइल है, आप उसको लेकर सोच सकते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अपग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में, अपडेट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव ही जीवन का सूत्र है। अगर आप बदलेंगे नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। आपने देखा होगा गुप्ताज ने सीखा था किससे, कुषाणों से। क्या सीखा था कि किस तरह से सिले हुए कपड़े पहनने हैं, किस तरह से घोड़े पर बैठना सीखा, और घोड़े में भी क्या क्या सामान लगता है उसको सीखा, उसको इस्तेमाल किया। और आपने देखा कि गुप्ताज के टाइम पर समुद्रगुप्त ने क्या तहलका मचाया था। तो ये सभी चीज़ें जरूरी होती हैं कि जब आप किसी से बेहतर देखें तो आप उसको ज़रूर सीखें। इसी तरह से उन्होंने सीखा, अपनी जो नेवी थी उसको इस्टेब्लिश किया। मैं बता चुका हूँ, भारत में अगर सबसे पहले नेवी किसी ने इस्टेब्लिश की ढंग से तो वो इन्होंने ही की थी। और कारण क्या था इसका मैं आपको दिखा चुका हूँ। जो ट्रेड रूट था इसका, उनको इन्हें सुरक्षा देनी होती थी और उसके लिए इन्हें नेवी चाहिए थी। अरब के घोड़े जो आते थे वो अरब से आते थे। अरब आप जानते हैं कहाँ है, सऊदी अरेबिया जहाँ पर है उसको अरब बोलते हैं यूजुअली। और वहाँ से घोड़े आते थे, वो आते थे आपके गुजरात पोर्ट पर या फिर सीधे इनके यहाँ तक। और जब कोई घोड़ा मान लीजिए नाव में या जहाज़ में, जो पुराने ज़माने के जहाज़ होते हैं उनमें लद के आएगा, तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली दोगुनी या तिगुनी हो जाएगी। उस तरह से भी घोड़ों को लेना और इस तरह से खरीदना। इसीलिए मैं कहता हूँ ये प्रॉस्पर एक एम्पायर रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि आप इतनी महंगी चीज़ें तभी खरीद सकते हैं जब आपकी जेब में पैसा हो। नहीं होगा आप नहीं खरीदेंगे, कहेंगे जो है उसी से काम चलाओ, पैदल घूमो, कुछ भी करो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे ले सकता हूँ।
लेकिन आपके पास में पैसा था, आपने इसको लिया और आपने अपनी आर्मी और नेवी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया। इसीलिए हमने इनके बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से उदय हुआ आपके इस्लाम का और कौन सी डायनेस्टीज थी यहाँ पर उत्तर भारत में जब इस्लाम के आ रहे थे कैलिफेट की स्थापना के बाद में। कुछ तुर्की और कुछ आ रहे थे यहाँ पे आक्रमणकारी, तो कौन सी ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने भारत में उन्हें आने दिया, क्यों आए और किस तरह से आए, वो उस सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।